क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज के इस वीडियो में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। तो देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल आने से पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रचलन में था और इस पे हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी इंटेंस चर्चा किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये रिवॉल्व करता है और इन पाथ्स को, सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट्स। यहाँ से आगे बढ़ते हुए बोर ने इसे और मॉडिफाई किया। देखिए, रदरफोर्ड ने इन ऑर्बिट्स के नेचर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो यहाँ से इसी को आगे डेवलप करते हुए नील्स बोर ने ये कहा कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रिसाइड करता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी आर्बिट्ररी, किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, बल्कि ये कुछ खास ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है और उन्हें कहा गया कि अलाउड ऑर्बिट्स। सो कुछ खास अलाउड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। ये मॉडिफिकेशन बोर ने लाया। इन स्पेशल ऑर्बिट्स का जो प्रॉपर्टी उन्होंने ढूंढा था वो ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, जब उन ऑर्बिट्स में वो घूमेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये आप फिजिक्स में जाके आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो इसे याद रखें, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई होगा। ऑब्वियसली ये h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है और ये n जो है ये एक इंटीजर है। सो n, उन्होंने कहा कि n इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर, 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, इस तरह के कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो ये जो है ये उन्होंने इन ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई किया, इसके साथ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एसोसिएट कर दिया। जैसे कि पहले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा 1 इंटू एच बाई 2 पाई, दूसरे ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड सो ऑन। यहाँ से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आया, इसके पीछे उस समय हुए बहुत सारे इन्वेंशंस का हाथ था। सो दो ऐसी खास चीज़ें थी, खास डेवलपमेंट्स थी जिनके कारण नील्स बोर इस नतीजे तक पहुंच पाए। वो दो डेवलपमेंट्स या इन्वेंशंस, कुछ भी कह ले, वो दो हैं। पहला तो है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट हो गया, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, इस तरह के रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। अब यहाँ डुअल नेचर से मतलब क्या निकलता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके पास दो अलग अलग नेचर्स होता है। कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो कभी ये वेव नेचर शो करता है। अब वेव क्या है? आप अगर पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव बनता है, ये वेव धीरे धीरे प्रोपेगेट करता है और फैलते जाता है। लेकिन एक पत्थर को अगर आप सीधा फेंके तो वो पत्थर का जो मास है वो उसी रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है, वो पत्थर फैल नहीं जाता है फेंकने से। पत्थर एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है और वो कंसंट्रेटेड मास आगे की तरफ बढ़ते रहता है। लेकिन पानी में पत्थर फेंके तो वेव जो है ये फैल जाता है। सो वेव और पार्टिकल उस समय के नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते गया और ये पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये सारे जो है ये कभी कभार
पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी कभार वेव की तरह बिहेव करता है। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग तरीके का नतीजा देखने को मिला, जैसे कि इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर दिखता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर दिखता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसमें? नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके डेवलपमेंट पे। तो ये तो था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप इसे कह सकते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्लूरल में कहें तो हम कहेंगे स्पेक्ट्रा। इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आ जाता है और एमिशन स्पेक्ट्रम भी आ जाता है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है क्या? हाइड्रोजन का अगर एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो अगर हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाता है तो वो कुछ खास फ्रीक्वेंसी के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, और अगर हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास किया जाता है तो वो खास फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन चीज़ों पे हम आगे के वीडियोस में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और आगे की क्लासेस में, स्पेशली स्टैंडर्ड 12th में जाके फिजिक्स में आप इनके पीछे का जो मैथमेटिक्स है उसे भी समझ पाएंगे। तो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। किसी सिचुएशन में हमें इसका वेव नेचर दिखता है तो कभी कभी हमें इसका पार्टिकल बिहेवियर भी दिखता है। इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहा जाता है। और ये जो है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल बिहेवियर है, वो बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव्ड हुआ। तो शुरुआत हम करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और अगले वीडियो में जाके हम पार्टिकल नेचर पे बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, गामा रेज, एक्स रेज, फिर माइक्रोवेव्स, ये सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो पहले का सोच था वो ये था, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट। पहले ये सोच हुआ करता था कि लाइट जो है ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह ये बिहेव करता है और ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। लेकिन 1801 में इंग्लिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, खासकर लाइट का, इंटरफेरेंस होता है, और ये इंटरफेरेंस वाला जो चीज़ है ये सिर्फ वेव्स में ही दिखता है। और आगे चल के 1870 में, 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसके पीछे मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एलेबोरेट करता है और इसे एक्सप्लेन करता है। उन्होंने ये कहा कि कहीं अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो, अगर उसमें एक्सीलरेशन हो, अगर वो एक्सीलरेट करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो नहीं, अगर इसमें एक्सीलरेशन हो तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रेडिएट करता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो प्रोपगेट करता है, इसका कुछ खास प्रॉपर्टीज है। ये किस तरह से प्रोपगेट करता है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। चलिए, वो ऑसिलेशन किस तरह का होता है ये हम फिगर में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जेड एक्सिस, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब इसका जो प्रोपगेशन है कुछ इस तरह का है। चलिए, मैं कोशिश करूंगा
कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऑसिलेशन होता है। तो लेट्स से कि इस z एक्सिस एक्स जेड प्लेन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है ऑसिलेशन, और y एक्स प्लेन में, y एक्स प्लेन हो गया ये वाला प्लेन, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्स प्लेन में कुछ इस तरह से ये ऑसिलेट करता है, इस तरह से, और वहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से, एक्स वाई प्लेन में ये ऐसे ये ऑसिलेट करता है, कुछ ऐसे। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए मैं E से डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को डिनोट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए मैंने यहां पर एक एरो लगाया। और जो y एक्स प्लेन है, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट अगर करे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और ये जो वेव है इसका जो प्रोपगेशन होता है वो इस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करता है। लेट्स से वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी वेक्टर को हमने v से डिनोट किया है। तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, और वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। इसका जो कुछ खास प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो प्रॉपर्टीज चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये कि जैसे कि हमने बात किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एक पॉइंट में, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसके साथ परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, और जो इसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा, ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन भी इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहां पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। सो तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव, चलिए इसे मैं v से डिनोट कर देता हूं, दिस वेव का जो वेलोसिटी है। सो इनका जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक खास टाइम में, किसी एक खास पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और फिर वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं सिर्फ परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, ये जो सारे प्रूफ्स हैं, ये आप आगे के क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। क्लास 12 के फिजिक्स में भी आप बहुत सारी चीजों के साथ रूबरू होंगे। तो फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू यहां पर ले लिया जाए कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह से दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये कि जो प्रोपगेशन होता है वेव का जो प्रोपगेशन होता है, इसे हम c से डिनोट करते हैं, इसके स्पीड को। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर में कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। थोड़ा ज्यादा प्रिसाइजली अगर कहें तो हम ये कहेंगे दिस इज 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, और ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, चाहे किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो लाइट के स्पीड से ही प्रोपगेट करता है, चाहे वो विजिबल लाइट हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, इंफ्रारेड रेज हो, गामा रेज, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, वो सेम वैक्यूम में सेम स्पीड से प्रोपगेट करता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पीड है ये स्पीड वैक्यूम के लिए होता है। सो फॉर
वैक्यूम में जब ये प्रोपेगेट करता है तो ये स्पीड होता है उसका। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है कि वेव, ये तो एक तरह का वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू इट्स वेव नेचर। सो ये एक वेव है। तो वेव जैसे कि पानी में आप पत्थर फेंके तो पानी का वेव बनता है, साउंड भी एक वेव है। तो जैसे कि पानी में बना हुआ वेव हो या साउंड वेव हो, इन्हें प्रोपेगेट करने के लिए चाहिए होता है एक मीडियम। अब पानी ही ना हो तो पानी का वेव कैसे आगे बढ़ेगा? और अगर कहीं पर हवा ना हो या फिर किसी तरह का लिक्विड ना हो या फिर सॉलिड ना हो तो साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। साउंड वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करता है साउंड वेव्स। तो इस तरह के जो वेव्स हैं वो वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं कर सकता, उनके लिए चाहिए होता है एक मीडियम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ खास तरह का वेव होता है जिसके लिए किसी भी तरह का मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है। सो दीज काइंड ऑफ वेव्स नीड्स नो मीडियम, किसी भी तरह का मीडियम इसके लिए जरूरी नहीं है, इसके प्रोपेगेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो ये थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अब चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम बहुत सारे टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल होगा गामा रेज, उसी तरह से एक्स रेज। ये जो गामा रेज है ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से निकलता है। एक्स रेज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब हड्डी वगैरह टूट जाता है तो एक्सरे से हम उसे डिटेक्ट करते हैं। सो मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज है। उसी तरह से अल्ट्रावायलेट रेज ये भी आप जानते हैं। उसी तरह से विजिबल रेज जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, इस तरह के जो रेज हैं उन्हें विजिबल रेज कहा जाता है। सिमिलरली इंफ्रारेड रेज भी इसी का एक टाइप है, इंफ्रारेड रेज। उसी तरह से माइक्रोवेव्स ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, खासकर टेलीविजन कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है। उसी तरह से रेडियो वेव्स ये खासकर रेडियो में जो हम सुनते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, तो अगर रेडियो में हम कुछ सुनते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें और वेवलेंथ की बात करें, हम थोड़ी देर में उस पर थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किसे कहा जाता है। आप फिलहाल तो ये जान लें कि अगर वेवलेंथ छोटा होता है, मतलब बहुत ही घना वेव्स होता है और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, उस तरह के केसेस में तो अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसका होता है। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी ज्यादा होता है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जितना हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी उसका घटते जाएगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेज का है, फिर एक्स रेज का है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव्स। सो अकॉर्डिंग to the behavior of electromagnetic radiation, हम उन्हें कुछ इतने कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि इसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के कारण इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखता है। तो ये जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये जो है ये कुछ टर्म्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड। किसी भी तरह का वेव के साथ वैसे ये एसोसिएटेड होता है। तो इन टर्म्स के बारे में चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो जो टर्म्स हम यूज करेंगे खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो टर्म्स हैं कुछ। एक तो है फ्रीक्वेंसी और उसी तरह से वेवलेंथ और फिर वेव नंबर। ये भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एलेबोरेटली एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं न्यू, वेवलेंथ के लिए यूज़ किया जाता है लैम्डा और वेव नंबर के लिए यूज़ किया जाता है न्यू के ऊपर बार।
अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एक वेव लेंथ क्या होता है, एक वेव का वेव लेंथ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेव जो है ये प्रोपगेट कर रहा है कुछ इस तरह से, ये एक वेव है, ये प्रोपगेट कर रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है क्रेस्ट। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ कह सकते हैं। सिमिलरली इन्हें कहा जाता है ट्रफ्स। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहा जाता है। और साथ ही साथ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसे भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। तीनों का लेंथ बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हैं वेव का जो ये सिंगल पार्ट है इसके बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट करता है। सो ये एक यूनिट के तौर पे हम वेव के एक यूनिट के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर से इसी का रिपीटेशन होता है। सो इस एक सिंगल यूनिट को, इसका जो लेंथ है इसे हम वेवलेंथ कह सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में इस तरह का कितना यूनिट बन रहा है। अगर मान ले एक सेकंड में कुछ वेव क्रिएट हो रहा है, यहां से ये भी क्रिएट हुआ और ये भी क्रिएट हुआ एक सेकंड में, तो हम कहेंगे चूंकि एक सेकंड में 2 यूनिट क्रिएट हो रहा या 2 वेवलेंथ का वेव क्रिएट हो रहा तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 होगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है इनके बीच और साथ ही साथ जो स्पीड है इस वेव का, प्रोपगेशन का जो स्पीड है, लेट्स से अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके प्रोपगेशन का जो स्पीड है इसे हम c से डिनोट करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और c के बीच एक बेहतरीन रिलेशन है, वो ये कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आप इसे कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि एक लैम्डा ये 3 मीटर का है, यहां से यहां तक 3 मीटर, और एक सेकंड में 2 वेव्स क्रिएट हो रहा है। तो एक सेकंड में ये वेव कितना आगे प्रोपगेट कर रहा है? तो 3 मीटर और 3 मीटर मतलब 3 into 2। हम कह सकते हैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसी तरह से अब आते हैं वेव नंबर पे। वेव नंबर क्या होता है? 1 मीटर में या फिर कहें यूनिट लेंथ में जितने वेवलेंथ का वेव होता है उसे वेव नंबर कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहां पर ये यहां से लेके यहां तक 1 मीटर का लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ है, और यहां पर हमें 1 मीटर में 2 ऐसे वेव का पार्ट दिख रहा है, मतलब 2 वेवलेंथ का वेव दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जो वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हाफ मीटर का। ऑब्वियसली अगर पूरा 1 मीटर का हो और 2 वेवलेंथ का वेव बन रहा है तो वेवलेंथ होगा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सो वेव नंबर इज 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया और उसके टाइप्स और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात किया। जैसे कि टॉपिक हमारा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, भले ही क्लास 11th में केमिस्ट्री में आप ना पढ़े, लेकिन क्लास 12th में जाके फिजिक्स में आपको बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे कि इंटरफेरेंस, हमने शुरू में ही बात किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। थॉमस यंग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंटरफेरेंस होता है ये उन्होंने दिखाया था, और पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर सामने आया, या फिर कहें उसे एस्टेब्लिश किया गया। सो इंटरफेरेंस एक ऐसा बिहेवियर है जो कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दिखता है, जो कि ये एस्टेब्लिश करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, वेव की तरह वो बिहेव करता है। सिमिलरली डिफ्रैक्शन भी ये एस्टेब्लिश करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे ही कुछ चीजें आपको 12th में जाके पढ़ना है। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो उन लिंक्स को क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे हमें इसके पार्टिकल नेचर या पार्टिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, जिसका लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा, और वहां से आगे चलते हुए हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे।
हम बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश किया गया। इस थ्योरी को प्लांक्स थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि ये जो ब्लैक बॉडी है ये एग्जैक्टली है क्या। फिर हम समझेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि प्लांक का वो एग्जैक्ट थ्योरी क्या था जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर एस्टेब्लिश होता है। तो सबसे पहले आते हैं कि ब्लैक बॉडी एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेरिवेशन नहीं रहेगा। बीएससी के लिए जब भी वीडियो बन जाएगा तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको लिंक दिख रहा है तो वहां क्लिक करके आप बीएससी वाले पार्ट में चले जाइए। चलिए वापस आते हैं 11th के इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ब्लैक बॉडी एग्जैक्टली होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी। अब इस बॉडी में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इसमें इंसिडेंट करवाया जाए, सो ये अगर इंसिडेंट करवाया जाए, ये अगर इंसिडेंट रे हो या इंसिडेंट रेडिएशन हो, तो फिर थोड़ा सा पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ यहां से हो जाता है ट्रांसमिट। सो ट्रांसमिटेड हो जाता है कुछ एनर्जी या कुछ रेडिएशन, और कुछ यहां से रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और ये जो ये एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर, ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, सो ये जो इसे एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन जो है, इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का कुछ पार्ट ये समय समय पे रेडिएट कर देता है। सो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होता है उसका कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिटेड हो जाता है, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्टेड होता है, और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है वो समय समय पे रेडिएटेड होता रहता है। अब जो ब्लैक बॉडी होता है, प्योर ब्लैक बॉडी, बिल्कुल काला बॉडी, बिल्कुल ब्लैक बॉडी, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें इंसिडेंट होता है तो उसमें से बिल्कुल भी कुछ भी ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से, और वहीं से ये इसे रेडिएट भी करता है। मतलब कि ब्लैक बॉडी कुछ ऐसा बॉडी होता है जो हर एक फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकता है और हर एक फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट भी करता है। तो यह है ब्लैक बॉडी का खासियत। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एग्जैक्टली किसे कहा जाता है, चलिए उसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, एक हॉलो सा कंटेनर है, उसके इंटरनल पार्ट में बिल्कुल अंदर की तरफ क्या किया गया कि कोई ब्लैक बॉडी से इसे लेप लगाया गया ब्लैक बॉडी का एक एग्जाम्पल होता है चारकोल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है चारकोल। तो मान लेते हैं कि चारकोल से इसमें लेप लगाया गया अंदर की तरफ, ये हॉलो है तो अंदर की तरफ लेप लगाया गया। अब क्या होता है कि इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है। तो जब इसे गर्म किया जाता है तो ये जो चारकोल जो है या ब्लैक बॉडी जो है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो समय समय पे वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे ये एमिट भी करता है या रेडिएट भी करता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो कि इस छेद से, यहाँ पर एक छेद होगा, उस छेद से जो बाहर निकला, इसे अगर ऑब्जर्व किया जाए, इसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अगर ऑब्जर्व किया जाए, जैसे कि हमने बात किया था ब्लैक बॉडी कैसा बॉडी होता है जो हर तरह के फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हर तरह के फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये एमिट भी कर देता है। तो यहाँ पर ये जो एमिट कर रहा है, यहाँ पर हर तरह का फ्रीक्वेंसी होगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंटेंसिटी को अगर स्टडी किया जाए तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर इसे प्रिज्म से पार कर दिया जाए, तो प्रिज्म से पार करने से होता यह है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है वो अलग अलग एंगल में डेविएट करता है, तो ये अलग सा हो जाता है सारे। तो यहाँ से हमें एक बड़ा सा बैंड मिलता है, एक यहाँ पर हमें बैंड मिलता है। अगर इसे स्क्रीन में या किसी भी एपरेटस में अगर इसे ऑब्जर्व किया जाए
तो ये पाया जाएगा कि ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा और नीचे की तरफ जो है ज्यादा डेविएशन होगा हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का। तो यहां पर हमें ऊपर की तरफ लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या वेव जो है, वैसे हम इसके पार्टिकल बिहेवियर पर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इस टॉपिक पे नहीं कहेंगे बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लो फ्रीक्वेंसी का यहाँ मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से हम उन्हें अलग कर सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है उन्हें हम इस तरह से प्रिज्म से पार करते हुए अलग कर सकते हैं। अब अगर इनके इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया जाए, जैसे कि बात करें कि अगर रेड, यहाँ पर जो रेड बैंड मिल रहा है, तो रेड लाइट का यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, कितना ज्यादा अमाउंट में है वो, उस इंटेंसिटी को अगर हम प्लॉट करना चाहें, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जो अलग अलग इंटेंसिटी होगा, रेड हो सकता है ज्यादा हो, ब्लू थोड़ा कम हो, इंटेंसिटी में ब्लू थोड़ा कम हो, थोड़ा डल हो ब्लू, रेड बहुत ब्राइट हो, बहुत ज्यादा रेड रेडिएशन वहां पर आए। तो इस तरह से अगर मान ले कि हम इंटेंसिटी के हिसाब से हम अगर प्लॉट करें इंटेंसिटी को अगेंस्ट वेवलेंथ, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, जो जनरल ग्राफ मिलता है, जो कि प्रैक्टिकली ये पाया गया। ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है कि इस एक्सिस में अगर हम वेवलेंथ रखें और इस एक्सिस में इंटेंसिटी रखें, तो इंटेंसिटी को अगर हम प्लॉट करते हैं वेवलेंथ के अगेंस्ट, तो कुछ ऐसा कर्व मिलता है। ये बहुत ही फेमस कर्व है, कुछ ऐसा कर्व मिलता है। इस कर्व से हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो खास यहाँ पर ये जो खास वेवलेंथ है, लेट्स से कि इसे लैम्डा 1 नाम दे देते हैं, ये जो खास वेवलेंथ है लैम्डा 1, इस वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो कि स्क्रीन में मिल रहा है, जो भी apparatus है वहां पर जो मिल रहा है, उसका इंटेंसिटी देखे सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है यहाँ पर। सो इतना इंटेंसिटी है I1। और किसी और अगर वेवलेंथ का अगर हम रेडिएशन का इंटेंसिटी देखें, तो उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, इंटेंसिटी थोड़ा कम है। सो इस तरह से हमने देखा कि लैम्डा 1 वेवलेंथ का इंटेंसिटी जो है वो I1 है, ज्यादा है, और लैम्डा 2 का इंटेंसिटी जो है ये थोड़ा कम है। मतलब इस एग्जांपल में समझ लेते हैं कि रेड लाइट थोड़ा ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा रेड रेडिएशन हो रहा है, और ब्लू रेडिएशन, ब्लू का जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो इसीलिए इस तरह का एक ग्राफ बन रहा है। अब ये जो ग्राफ बनता है, जो कि ये प्रैक्टिकली पाया जाता है, ये सबसे पहले तो इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया या इसे प्लॉट किया गया, फिर इसके पीछे का थ्योरी ढूंढा गया। सबसे पहले इस थ्योरी को ढूंढते हुए सबसे पहले पिक्चर में आते हैं दो साइंटिस्ट्स, रेले और जीन्स। सो रेले और जीन्स, इन दोनों ने इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ये जो बिहेवियर है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्लैक बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसका जो अलग अलग इंटेंसिटी हो रहा है, इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाने का कोशिश किया। लेकिन उन्होंने यूज किया क्लासिकल मैकेनिक्स। उन्होंने ये माना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव की तरह बिहेव करता है, और उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का सहारा लिया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स का जो क्लासिकल थ्योरी है उसका सहारा लिया। और फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो लॉ बनाया, उस लॉ से, जिसे कि रेले जीन्स लॉ कहा जाता है, उस लॉ से जब उन लोगों ने वेवलेंथ और इंटेंसिटी ग्राफ में, जब वेवलेंथ को इंटेंसिटी के अगेंस्ट, या इंटेंसिटी को माफ कीजिएगा, इंटेंसिटी को वेवलेंथ के अगेंस्ट जब उन्होंने प्लॉट किया, जो प्रैक्टिकल जो कर्व था, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल कर्व था, प्रैक्टिकली जो ये पाया गया, और उनके थ्योरी के हिसाब से, रेले जीन्स के थ्योरी के हिसाब से जो प्लॉट बना वो कुछ ऐसा बना। उनका जो प्लॉट बना वो हाई वेवलेंथ के लिए तो ठीक था, लेकिन लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी के लिए उनका थ्योरी जो है वो काम नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो
डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये रेले जीन्स लॉ से आया है। ये रेले जीन्स लॉ के हिसाब से, रेले जीन्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, उसके हिसाब से जब उनका जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन के हिसाब से जब थियोरिटिकली इसे प्लॉट किया गया तो कुछ कर्व जो है ऐसा बना। तो ये देखिए हाई वेवलेंथ या लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये तो बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है इस रीजन में देखे, लेकिन जैसे ही वेवलेंथ कम हो गया, लोअर वेवलेंथ या फिर हायर फ्रीक्वेंसी में, ये लॉ जो है बिल्कुल काम नहीं करता है। इसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। सो ये जो है देखिए अल्ट्रा वायलेट रेंज में, लोअर फ्रीक्वेंसी में ये तो ठीक है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी में या लोअर वेवलेंथ में ये काम नहीं करता है। सो अल्ट्रा वायलेट रेंज में ये काम नहीं करता है। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी। सो दिस इज अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज किया गया, इसीलिए ये प्रॉब्लम अराइज हुआ। अब यहां सेवियर के तौर पे आते हैं मैक्स प्लांक। उन्होंने यहां पर एक मजेदार अजम्पशन लिया। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ दिया और उन्होंने एक लॉ बनाया जिसे कि प्लांक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। और उसके बाद उनके लॉ के हिसाब से, उनका जो इक्वेशन है उसके हिसाब से जब इंटेंसिटी को वेवलेंथ के अगेंस्ट प्लॉट किया गया तो जो प्रैक्टिकल कर्व ऐसा बन रहा था, थियोरेटिकली जब उनके थ्योरी को यूज किया गया तो ये जो प्लॉट है उनके थ्योरी के हिसाब से, उनके इक्वेशन के हिसाब से जब प्लॉट किया गया तो ये मैजिकली प्रैक्टिकल डेटा के साथ पूरी तरह से मैच कर गया, पूरी तरह से ये मैच्ड हो गया। जबकि ये रेले जीन लॉ जो था, रेले जीन्स लॉ, ये पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो ये पूरी तरह से फेल हो चुका था, पर प्लांक्स लॉ जो है ये पूरी तरह से मैच्ड हो गया था। मतलब ये बना कि प्लांक ने जो अज्यूम किया था, उनका जो अजम्पशन था वो जरूर सही था और उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का सहारा नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने एक नया ही कुछ सोच लिया था। अजम्पशन जो था उनका बिल्कुल नया था, उस समय के हिसाब से बिल्कुल नया अजम्पशन था। उन्होंने ये माना कि जो भी सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो भी ऑसिलेटिंग बॉडी है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट कर रहा है, तो एक ऑसिलेटिंग बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एमिट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये इसका जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसी भी अमाउंट में नहीं हो सकता है, बल्कि इसका जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा वो होगा प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उस ऑसिलेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ये एक बिल्कुल नया सोच था कि एनर्जी, जिसे कि पहले माना जाता था कंटिन्यूअस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माना जाता है ये एक कंटिन्यूअस वेव है, लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि ये एनर्जी के चंक्स में होता है, एनर्जी के चंक्स में होता है। और एक एक चंक में जो एनर्जी होता है ये बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उसका जो सोर्स है, उस सोर्स का फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कहा जाए तो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लांक के हिसाब से अगर किसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी इतना हो तो इससे नीचे एनर्जी पॉसिबल है ही नहीं है। भले ही एनर्जी ये रेडिएट करे h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, पर ये 1.5 h न्यू या 2.5 h न्यू या फिर 0.5 h न्यू का एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता है। सो यहां पर आता है एक नया थ्योरी और यहीं से आर्ग्यूएबली क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि वेव फंक्शन आने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, लेकिन कुछ और लोग भी मानते हैं कि यहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। और उन्होंने ये कहा कि एनर्जी जो है ये क्वांटाइज्ड होता है, जैसे कि हमने बात किया कि h न्यू, 1h न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू, 4h न्यू, इस तरह से एनर्जी वो रेडिएट कर सकता है। 1.5h न्यू या फिर 2.5h न्यू, इस तरह का एनर्जी वो रेडिएट नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड,
is quantized. सो इस तरह से प्लांक का जो अजम्पशन था, जो कि ये था कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में या किसी भी अमाउंट में नहीं हो सकता, बल्कि वो डिस्क्रीट होगा, वो चंक में होगा, वो बिल्कुल एक एक पैकेट की तरह होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसे कि पहले एक कंटिन्यूअस वेव की तरह माना जाता था, अब जो है ये धारणा जो है, ये सोच जो है, ये बदल गया। अब ये पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका पार्टिकल बिहेवियर भी होता है। यहाँ ये क्लियर है कि ये चंक में, एनर्जी के चंक में ये आगे बढ़ रहा, मतलब एक पार्टिकल की तरह, एनर्जी कंसंट्रेटेड पैकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर के प्रूफ के तौर पे देखा जाता है। एक और प्रूफ के बारे में भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर का, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। देखिए, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश करता है। इससे पहले हमने बात किया था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर दोनों होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्लांक के क्वांटम थ्योरी पे, जहां पर कि हमने ये देखा किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश किया गया। यहां इस वीडियो में भी हम एक दूसरे एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे, जहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर एस्टेब्लिश्ड होगा। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसे पहली बार ऑब्जर्व किया था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। उन्होंने 1887 में इसे ऑब्जर्व किया था और उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था क्लासिकल फिजिक्स से। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स से इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और वो फेल हो गए। लेकिन उसके बाद इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सामने आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, और 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन वो क्लासिकल फिजिक्स का मदद नहीं लेते हैं, बल्कि वो मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेते हैं, जो कि आज मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, उसका वो सहारा लेते हैं। खासकर उन्होंने सहारा लिया था जो प्लांक का क्वांटम थ्योरी है उसका। चलिए इन चीजों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या, और हर्ट्ज ने एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। तो इसके लिए उन्होंने जो एपरेटस यूज किया था वो कुछ ऐसा था कि यहां पर यूज किया गया एक वैक्यूम ट्यूब, एक बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब, और ये ग्लास ट्यूब है जो अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये ग्लास का ट्यूब है और यहां पर एक वैक्यूम पंप के साथ इसे जोड़ा जाता है और इसे अंदर जो है जितना एयर है उसे निकाल दिया जाता है। अब यहां पर दो प्लेट्स यूज किया जाता है, एक प्लेट और दो मेटालिक प्लेट्स। इन मेटालिक प्लेट्स को जोड़ दिया जाता है एक बैटरी के साथ, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। सो यहां पर बैटरी का इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और अपोजिट साइड में नेगेटिव टर्मिनल, और इधर से इस प्लेट को जोड़ दिया जाता है, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, और बीच में यहां पर एक एमीटर जोड़ा जाता है। सो ये रहा एमीटर, ये एमीटर है और इसे चलिए ए से डिनोट करते हैं, और इसका एरो अभी इंडिकेट कर रहा कि इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। भले ही बैटरी जुड़ा हुआ हो, लेकिन यहां पर देखिए सर्किट जो है ये ओपन है, इसीलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन हर्ट्ज ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि जब यहां कोई लाइट इंसिडेंट करता है इस मेटालिक प्लेट में, सो जब लाइट इंसिडेंट करता है तब होता यह है कि इस एमीटर में होता है डिफ्लेक्शन। अब एमीटर में डिफ्लेक्शन कब हो सकता है, जब करंट का फ्लो हो इस सर्किट में। सो एमीटर में ये डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन यहां पर तो सर्किट ओपन है, तो यहां से करंट का फ्लो कैसे हो रहा है,
यहां से करंट का फ्लो जो हो रहा है, हर्ट्ज ने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जैसे ही लाइट यहां इंसिडेंट कर रहा है इस मेटालिक प्लेट में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होके यही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है इस प्लेट तक। तो जब इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जब ये निगेटिव चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट में पहुंच रहा है, तो वही निगेटिव चार्ज इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट जो है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसी के कारण एमीटर में हो रहा है डिफ्लेक्शन। अब देखिए इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइट जो है, लाइट का ही नाम है फोटो लाइट को ही कहा जाता है। अब ये लाइट इंसिडेंट करने से, मतलब फोटो इंसिडेंट करने के कारण क्या हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका नाम पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि लाइट इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से इसका नाम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा। लाइट इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से एमिट हुआ। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का जो बेसिक बिहेवियर है, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी वही बेसिक बिहेवियर है। फंडामेंटली ये एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन चूंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एजेक्ट हो रहा है, फोटो इंसिडेंट करने के कारण एजेक्ट हो रहा है, तो इसे एक स्पेशल सा नाम दिया गया कि ये है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये था ये फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये जो ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो उन्होंने इस इफेक्ट का 3 फंडामेंटल बिहेवियर, 3 बेसिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये पाया कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। मतलब तुरंत इस सर्किट में करंट दिख रहा है, एमिटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है, इमीडिएटली करंट जो है फ्लो करने लगा। तो ये तो पहला उन्होंने ऑब्जर्व किया, पहली चीज जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये इमीडिएटली हो रहा है। जैसे ही लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा, इमीडिएटली करंट फ्लो कर रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस सरफेस से, इस मेटालिक सरफेस से एजेक्ट हो रहा है। दूसरा चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। सो इंटेंसिटी, जो इंसिडेंट लाइट है उसका इंटेंसिटी को जब बढ़ाया गया, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये करंट इंक्रीज कर रहा है। अब आप गौर से सोचिए, करंट बढ़ने का मतलब क्या है? करंट बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए तो करंट बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर यहां तक पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहां पर एस्टेब्लिश्ड होगा इस सर्किट में। तो उन्होंने ये पाया कि जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका इंटेंसिटी अगर बढ़ाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ रहा है। ये दूसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि उन्होंने ये पाया, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल अगर कंसीडर करें पहले तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने ये पाया कि जो मेटालिक प्लेट जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो मेटालिक प्लेट है वो पोटेशियम का है। उन्होंने मान लेते हैं कि पोटेशियम का मेटालिक प्लेट यूज किया। तो उन्होंने ये पाया, जब उन्होंने पोटेशियम का मेटालिक प्लेट यूज किया तो उन्होंने ये पाया कि जब रेड लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है, हाई इंटेंसिटी का रेड लाइट, बहुत ज्यादा इंटेंस रेड लाइट, बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया जा रहा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बल्कि अगर बहुत फेंट येलो लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया जाए तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है। उन्होंने यह पाया कि बहुत ही फेंट येलो लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर दिख रहा है। सो रेड लाइट में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा, जबकि येलो लाइट में उन्होंने ये पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा। तो यहां पर
मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं कि रेड लाइट इंसिडेंट तो किया पर कुछ हुआ नहीं पोटेशियम सरफेस में जब इंसिडेंट किया, लेकिन येलो लाइट इंसिडेंट करते साथ यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एमिट होने लगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगा। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि रेड लाइट जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये येलो लाइट के फ्रीक्वेंसी से कम होता है, येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया बहुत सारे मेटल्स में, जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने ये पाया कि अलग अलग मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। उससे कम फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट करवाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। तो उन्होंने ये पाया फॉर ईच मेटल, चलिए कुछ एग्जांपल यहां पर कंसीडर करेंगे। For each metal there is a minimum frequency, for which photoelectric effect takes place। मतलब कि मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल्स के लिए ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। और इसे कैसे सिंबलाइज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है और यहां पर एक नॉट लगा दे। सो ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए यहां पर इस एग्जांपल को ही कंसीडर कर लेते हैं। जो रेड लाइट होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, सो फ्रीक्वेंसी फॉर रेड लाइट इज नियरली 4.3 to 4.6 into 10 to the power 14 इतना हर्ट्ज होता है। और जो येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी है, सो फ्रीक्वेंसी फॉर येलो लाइट इट इज 5.1 to 5.2 into 10 to the power 14 इतना हर्ट्ज होता है। और जो पोटेशियम प्लेट है, पोटेशियम प्लेट के लिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, पोटेशियम प्लेट के लिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज फॉर पोटेशियम इस एग्जांपल के हिसाब से। सो पोटेशियम का थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है 5 into 10 to the power 14 इतना हर्ट्ज। तो यहां पर आप गौर करें, जैसे हमने बात किया था अलग अलग मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, जिसे कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो पोटेशियम मेटल के लिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज है। यहां तक तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इससे नीचे का फ्रीक्वेंसी हो किसी लाइट का तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि रेड लाइट के केस में देखें, उससे कम है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जबकि अगर येलो लाइट को कंसीडर किया जाए तो उस केस में देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसके थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसीलिए यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पर फेल होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। और एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया यहां पर कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इस यहां से जो बाहर निकला इसके पास कुछ स्पीड होगा जिसके कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट का जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से मेजर किया जाता है वो 11th के इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे किया जाता है, ये आप स्टैंडर्ड 12th में जाके पढ़ेंगे कि कैसे एग्जैक्टली इसके काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है, जिसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि क्लास 12th का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो होगा फिजिक्स के लिए।
तो वहां पर जाके आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें आप वहां पर जाके देखेंगे। यहां पर तो आप कह सकते हैं क्लास 11th में हम एक ओवरव्यू लेते हैं चीजों का। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं हम उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फिजिक्स में जाके पढ़ना है 11th में और फिर 12th में, तब जाके उन चीजों को आप आगे चल के समझेंगे। इसीलिए डिटेल्स में आप फिजिक्स में जाके आप वहां पर क्लास 12th में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल तो चलिए इसी का ओवरव्यू ले लेते हैं और इसका जो एसेंस है और किस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश करता है, वही हमें देखना है। तो हमने क्या पाया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो चाहिए होता है फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, और साथ ही साथ जो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब यहां पर ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए हार्ट्ज जो है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से या क्लासिकल फिजिक्स का है, आप क्लासिकल फिजिक्स से जो एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे थे वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं ये 3 नंबर पॉइंट में कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है। तो यहां पर आता है क्लासिकल मैकेनिक्स का एक्सप्लेनेशन, जो कि हार्ट्ज ने कोशिश किया इसे एक्सप्लेन करने का। सो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स फेल होता है। सो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, जो कि हार्ट्ज ने इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था और वो फेल हो गए थे। यहां पर देखिए क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट हो, इंसिडेंट रेडिएशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उस रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी है, वो ये एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है उसके इंटेंसिटी पे। तो अगर ऐसी बात है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा एनर्जी होगा उसके पास, उस रेडिएशन के पास, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास। तो इस केस में देखिए रेड लाइट जो इंसिडेंट करवाया गया वो हाई इंटेंसिटी का रेड लाइट था, बहुत ही हाई इंटेंसिटी का, जबकि येलो लाइट बहुत ही डल था, बहुत ही लो इंटेंसिटी का था। तो इसका मतलब तो ये बना कि यहां जो इंसिडेंट रेड लाइट है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रेड लाइट है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी जो है इस केस में बहुत ज्यादा है, लेकिन येलो लाइट के पास एनर्जी कम है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी जो है कम दिया गया था, बहुत ही डल येलो लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया गया था, और यहां बहुत ही ब्राइट रेड लाइट, बहुत ही इंटेंस रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया गया था। तो ऐसी बात अगर है तो इस केस में तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है, पर ऐसा नहीं होता है इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए ये जो है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है, ये पूरी तरह से फेल हो जाता है इसे एक्सप्लेन करने में। ये फेल, वैसे तो देखा जाए तो ये एक फेल्ड थ्योरी नहीं है, बहुत सारे जगह पे हम इससे बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में, ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब सेवियर के तौर पे कौन आते हैं समझाने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए? सेवियर के तौर पे आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में, और उन्होंने यूज किया प्लांक का क्वांटम थ्योरी। तो अब आता है एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। और उन्होंने जो इसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने प्लांक का क्वांटम थ्योरी यूज किया। उन्होंने ये कहा कि एनर्जी जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है, या आप कहें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअस वेव की तरह नहीं होता है, बल्कि वो एनर्जी के पैकेट के तौर पे होता है, छोटे एनर्जी के पैकेट्स के तौर पे होता है, और हर एक पैकेट का एनर्जी होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट या दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज था
जिसे कि प्लांक ने पहली बार कहा था, और इसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रैब कर लेते हैं और इसी से एक्सप्लेन करने का इसे कोशिश करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसी एजम्पशन से प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। तो उसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी थ्योरी को, इसी कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लेते हैं और यहां से उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। अब देखें इसी चीज को, इसी एग्जाम्पल को जो हमने यहां पर कंसीडर किया था, पोटेशियम सरफेस में रेड लाइट, ब्राइट रेड लाइट और डल येलो लाइट इंसिडेंट करने से क्या हो रहा है, हमने ये देखा। अब उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं आइंस्टाइन, चलिए देखते हैं। तो ये पोटेशियम का सरफेस या पोटेशियम प्लेट, एक बार रेड और एक बार येलो, वो कहते हैं कि जो एनर्जी है वो तो पैकेट के तौर पे है, छोटे छोटे पैकेट्स के तौर पे है, और एक एक पैकेट्स का जो एनर्जी है ये है h इंटू न्यू मतलब रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा। अब जब येलो लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा है तो येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियसली ज्यादा है। सो यहां पर एक एक फोटॉन, इसे नाम दिया गया फोटॉन, एक एक पैकेट्स को। सो एक एक फोटॉन का जो एनर्जी है यह प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट। अब देखें येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है ये रेड लाइट के फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा है, मतलब इसके पास जो एनर्जी है एक एक फोटॉन के पास, देखिए हम मॉडर्न फिजिक्स यूज कर रहे हैं, तो एक एक फोटॉन के पास जो एनर्जी है ये एनर्जी काफी ज्यादा है, जबकि रेड लाइट के केस में एनर्जी जो है फोटॉन का, एक एक फोटॉन का, ये काफी कम है रिलेटिवली। अब एक एक फोटॉन जो है सरफेस में या सरफेस के अंदर जो एटम्स है, उन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ इंटरैक्ट करता है। सो अंदर जो एटम का इलेक्ट्रॉन है एक बार में एक ही फोटॉन को ग्रैब कर सकता है। अब इसके पास चूंकि कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन जब इसे अब्सॉर्ब करके बाहर निकलने का कोशिश करता है तो इसके पास उतना एनर्जी नहीं होता है, जबकि यहां एक एक फोटॉन के पास काफी एनर्जी होता है। जैसे ही एक फोटॉन को इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लेता है तो वही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर इजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पास अब, उस इलेक्ट्रॉन के पास अब ज्यादा एनर्जी है, जिसके कारण ये सरफेस को छोड़ के बाहर निकल पाता है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एटम के साथ बाउंड रहे तो वहां से बाहर निकलने के लिए उसे तो कुछ एनर्जी चाहिए होगा। जो एनर्जी रेड लाइट जब देता है, रेड लाइट का फोटॉन, तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, जबकि येलो लाइट जितना एनर्जी देता है वो बाहर निकलने के लिए सफिशिएंट होता है। इसीलिए जब येलो लाइट इंसिडेंट करवाया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, और रेड लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता इन केस ऑफ पोटेशियम मेटल। अब ये तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया कि कैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक चाहिए होगा, इंटेंसिटी चाहे आप कुछ भी रखें, एक फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट होने में। ये तो उन्होंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं ये जो दूसरा पॉइंट था इसे कैसे मॉडर्न फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, जो कि इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट होगा, या फिर कहें उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट करेगा। तो यहां पर आप देखें कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी जब बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है, ज्यादा फोटॉन आ रहा। जब ज्यादा से ज्यादा फोटॉन इंसिडेंट करेगा तो एक एक फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ चूंकि इंटरैक्ट करेगा और उसी के कारण वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो ज्यादा अगर फोटॉन होगा, सो अगर फोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, फोटॉन जो है, अगर फोटॉन का नंबर ज्यादा होगा तो ये इंडिकेट करता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने का मतलब कि करंट जो है, ये करंट जो है, ये करंट ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो है, इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी ये ज्यादा है। तो इसी तरह से देखें इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा, इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया। अब आते हैं इस चौथे पॉइंट पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी ये डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे, किसके, जो लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां पर इंसिडेंट कर रहा है। अब यहां से देखें
ये जो येलो लाइट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो येलो लाइट का फोटोन है, जब यहां ये इंटरैक्ट कर रहा है एक एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये यहां पर कुछ एनर्जी दे रहा है। चलिए कुछ इस तरह से देख लेते हैं इसे। जब यहां पर येलो लाइट का एक फोटोन इसके अंदर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये एनर्जी इसे प्रोवाइड कर रहा है। कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू इसका जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो इतना एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे कि हमने देखा, हर एक मेटल में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया गया था? इसे नाम दिया गया था न्यू नॉट या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अब उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है उसके पास एनर्जी कितना होगा? प्लांक्स कांस्टेंट इनटू न्यू नॉट। ये जो है ये मिनिमम एनर्जी है, इतना तो चाहिए ही। मिनिमम एनर्जी, इससे नीचे तो ये एजेक्ट होगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी। मतलब कि इतना एनर्जी इसे ठीक बाहर निकलने के लिए खपत हो जाएगा। अब अगर कोई h न्यू एनर्जी का फोटोन यहां पर इंसिडेंट करे तो ये इतना एनर्जी h न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया। अब बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है, इतना तो बाहर निकलने के लिए खपत हो गया। अब जब ये बाहर निकला तो इसके पास कितना एनर्जी बचेगा? ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकला तो अब इसके पास कितना एनर्जी बचेगा? ध्यान से सोचें, फोटोन ने इतना एनर्जी दिया, बाहर निकलने के लिए इतना खर्चा हो गया, तो बाकी बचा एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। सो ये जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये इसके पास कुछ स्पीड होगा, उस स्पीड के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिनोट करेंगे? हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इसका जो स्पीड है v से डिनोट करते हैं स्पीड को। सो स्पीड का स्क्वायर, ये तो हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी दिया गया माइनस जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा बाहर निकलने के लिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। तो यहां गौर करें आप कि अगर न्यू जो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है, तो ये टर्म जो है ये ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि उस मेटल के लिए ये न्यू नॉट जो है वो फिक्स है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, जो कि उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब अगर इसे आप बढ़ाते हैं तो ओवरऑल ये टर्म बड़ा होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सो इस तरह से आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से जो काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का वो भी ज्यादा होगा। सो दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे के वीडियोस में हम हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे बात करेंगे, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे यहां पर मिल जाएगा, और उसके आगे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।